रीना, हमेशा खुश रहना बेटी, और अपने घर परिवार को भी हमेशा खुश रखना। हाँ माँ, पर आप और पापा भी अपना ख्याल रखना। अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ आप दोनों का ध्यान रखने के लिए। इतना कहकर रीना अपनी माँ के गले लगी और फिर अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल जाने के लिए मुड़ गई। वैसे तो रीना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मगर परिवार की माली हालत कमजोर होने की वजह से रीना ने बड़ी मुश्किलें देखी थी। लेकिन ससुराल जाकर अब सब कुछ बदलने वाला था। अब माँ जी, इतनी सारी साड़ियाँ और ये सारा मेकअप का सामान, ये सब बहुत ज्यादा नहीं है क्या? अरे तुम हमारे परिवार की इकलौती बहू हो, तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे? सब तुम्हारे लिए ही है। जी भर के पहनो और खूब सच सवर कर रहो। बाकी कुछ और भी चाहिए हो तो बेझिझक मुझसे कहना, ठीक है? कमाल है, ये लोग कितना फिजूल खर्च करते हैं। मेरा काम तो इससे आधे सामान में भी चल जाता। चलो कोई बात नहीं, अब ले आए हैं तो रख लेती हूँ, लेकिन इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करूंगी। ऐसा सोचकर रीना ने सारा सामान उठाकर अलमारियों में संभाल दिया। दिन बीतते गए और रीना ने बहुत कम समय में ही सबके दिलों में अपने लिए जगह बना ली। और फिर एक दिन, राजेश ले बेटा, मैंने सारे सामान की लिस्ट बना दी है, सारा सामान शाम से पहले ले आना। और हाँ, छज्जू हलवाई को भी बोल देना कल समय से आने को। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगा। माँ जी, ये क्या इतनी लंबी लिस्ट? अब घर में कोई दावत होने वाली है क्या? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। वो क्या है ना कि हमारे घर का रिवाज है, हर शुभ काम के बाद गरीबों को खाना खिलाया जाता है। सोचा तो ये था कि तुम्हारी और राजेश की शादी के तुरंत बाद ये भोज रखेंगे, लेकिन उस वक्त फुर्सत ही नहीं हो पाई। लेकिन अब जब सारे काम निपट गए हैं तो सोचा कि ये काम भी निपटा ले। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर इतना सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और ये पनीर और गुलाब जामुन मंगवाने की क्या जरूरत है? अब गरीबों को ही खिलाना है ना खाना, तो उन्हें तो कुछ सस्ता भी खिला देंगे तो भी चलेगा। नहीं बेटा, ये तो पुण्य का काम है, इसमें कंजूसी करना ठीक बात नहीं। और वैसे भी हमें किस बात की कमी है? कमी अभी नहीं है, पर अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन जरूर हो जाएगी। माँ जी माफ कीजिए, अब अगर आपको बुरा न लगे तो क्या इस बार मैं सब कुछ संभाल लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, वैसे भी आगे तो तुम्हें ही सब संभालना है, तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तुम और राजेश मिलकर सब संभाल लेना, बाकी मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। कांता को रीना की समझदारी पर कोई शक नहीं था। वो यही समझती थी कि रीना को सोच समझकर खर्च करने की आदत है, जो कि उसके हिसाब से भी एक अच्छी आदत ही थी। लेकिन फिर भोज वाले दिन, रीना ये क्या है, बस इतने से लोग बुलाए तुमने? चलो कोई बात नहीं, अब अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लिए कब चलना है, और वहाँ ले जाने के लिए खाना तो तैयार है ना? नहीं माँ जी, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। पूरे 11 गरीब बुलाए थे मैंने और सबको भरपेट खिचड़ी खिलाकर भेजा है। हैं? पर बेटा हमारे यहाँ तो माँ जी, यहाँ जो होता आया है जरूरी नहीं कि आगे भी होता रहे। मैंने सब देख और समझ लिया है। आपने पापा जी की सारी कमाई हमेशा ऐसे ही बर्बाद की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मेरे पति कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए नहीं कि ऐसे ही ढेर सारे भिखमंगों को मेवा मिष्ठान खिलाते रहे। ये पहली बार था, तो आपका मन रखने के लिए मैंने ये सब कुछ कर भी दिया, पर आगे से फिर कभी ये ड्रामा नहीं होगा, साफ साफ बता रही हूँ आपको। अरे ये क्या बोल रही हो रीना, बहुत गलत सोच है तुम्हारी। मानती हूँ कि फिजूल खर्च ठीक बात नहीं है, लेकिन गरीबों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है बेटा। भूखे पेट से निकली दुआओं से घर में सुख समृद्धि आती है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनता है। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ना बिगड़े, इसीलिए तो मैं ये सब फालतू खर्च रोक रही हूँ माँ जी। आपको कोई अंदाजा नहीं है, जिस तरह चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कमाई नहीं बढ़ रही, तो आगे सब अच्छे से चलता रहे उसके लिए हमें अभी से सोच समझ कर चलना होगा। कांता को रीना का ये व्यवहार और उसकी सोच सही नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चुप ही रही। हालांकि रीना के पति राजेश ने उसे 1-2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन जब रीना नहीं मानी तो उसने भी हथियार डाल दिए और अब घर में सब कुछ रीना के हिसाब से ही चलने लगा। रीना, मैंने तुमसे कहा था ना आज कुछ अच्छा बनाने के लिए, और तुमने ये बनाया खाने में। मेरे दोस्त क्या सोच रहे होंगे? सब कितने मन से तुम्हारे हाथों का खाना खाने आए थे। अरे वो आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने थे तो समय जरा कम था। इसमें भी गलती तुम्हारी है। घर के बाकी कामों के लिए अच्छी भली नौकरानी लगी थी, क्या जरूरत थी उसे काम से हटाने की? मैं देख रहा हूँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, न अपने लिए समय है तुम्हारे पास और न मेरे लिए। आप भी न कमाल हो, एक तो नौकरानी को हटाकर मैंने आपके पैसे बचाए हैं, ऊपर से आप मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हो। और खाने का क्या है, रोज ही तो खाना है, फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। रीना की कंजूसी वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी और उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं दिख रहा था। इस तरह पैसे बचाकर रीना बहुत खुश थी। हालांकि इस सब में एक खुशी थी जो चाहकर रीना हासिल नहीं कर पा रही थी। पर मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आप बोल रही है कि हम दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? देखिए मैं सारे जरूरी टेस्ट करवा चुकी हूँ, सब कुछ ठीक है, तो मैं फिलहाल यही कह सकती हूँ कि आप भगवान की मर्जी का इंतजार कीजिए।
शादी को 5 साल बीतने के बाद भी रीना की गोद नहीं भर पाई थी और इस बात की तकलीफ अब रीना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। ना इलाज काम आ रहा था और ना ही कोई ईश्वर से प्रार्थना का फल मिल रहा था। नतीजा ये कि अब रीना बहुत उदास रहने लगी थी और ये देखकर कांता को भी बहुत बुरा लग रहा था। रीना, तुम परेशान मत हो, भगवान चाहेंगे तो सब ठीक होगा। नहीं माँ जी, कुछ ठीक नहीं होगा। पता नहीं भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं। शादी से इतनी मुसीबतें देखी वो कम थी क्या, जो अब शादी के बाद बेऔलाद होने का दुख लिख दिया भगवान ने मेरे नसीब में। नहीं रीना, ऐसे नहीं बोलते। देखो, मैं जानती हूँ कि वैसे तो तुम्हें इस सब में विश्वास नहीं है, लेकिन बेटा बस एक बार मेरे कहने पर तुम मेरे साथ हमारे कुल गुरु जी के पास चलो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस समस्या का हल जरूर बता सकेंगे। रीना इस वक्त हिम्मत हार चुकी थी, तो उसके पास अपनी सास की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। वो कांता के साथ कुल गुरु जी के पास गयी, जो कि रीना के बारे में सब कुछ पहले से जानते थे। बेटी, ये सत्य है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन मुश्किल वक्त की तकलीफों का दर्द तुम जीवन भर अपने साथ लेकर चलो। जी भर के खुशियाँ बांटो और फिर देखना, ईश्वर तुम्हें तुम्हारी खुशी अवश्य देंगे। जी, मैं कुछ समझी नहीं, क्या करना होगा मुझे? कुछ खास नहीं, बस अब से लेकर पूरे 3 महीनों तक हर रोज 5 गरीबों को भोजन कराओ और ध्यान रहे भोजन ऐसे करवाना जैसे साक्षात ईश्वर तुम्हारे घर पधारे हों और तुम उन्हें भोज करा रही हो। क्या पूरे 3 महीनों तक? लेकिन इससे क्या होगा? ये तो बस रीना आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही कांता ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया। सच यही था कि रीना को ये सब फालतू खर्च लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे कुलगुरु जी की बात माननी ही पड़ी। शुरू में रीना को ये गरीबों को खाना खिलाने में बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे ये सब करके अच्छा महसूस होने लगा और वो बड़ी श्रद्धा और खुशी से अपने हाथों से गरीबों को खिलाने के लिए बढ़िया खाना बनाने लगी। और फिर एक दिन, मुबारक हो रीना जी, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के ये शब्द मानो रीना के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। उसकी आंखों से फौरन आंसू बहने लगे और रोते हुए उसने राजेश से कहा, सुनिए, मुझे जल्दी घर ले चलिए। आराम से रीना, तुम परेशान मत हो, मैंने माँ को फोन पर यह खुशखबरी पहले ही दे दी है। जी अच्छा किया, पर मुझे घर जाने की जल्दी किसी और वजह से है। मुझे घर जाकर तैयारियाँ करनी है। कैसी तैयारी? दावत की। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो दावत तो बनती है ना। मनोरमा के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। मनोरमा ने अकेले ही अपने बेटे रमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी थी। रमन शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी शालिनी और माँ मनोरमा गांव में ही रहते थे। अरे ओ शालिनी, शालिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? वे सब छोड़ो, ये बताओ कि बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो? बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें? आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। शालिनी का दिन भर काम कर गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन मनोरमा सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी और जब शालिनी उस कमरे में जाती तो उसे सोना है ये कहकर उसे कमरे से बाहर कर देती। एक दिन जब शालिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक चूड़ी वाला अपने ठेले पर चूड़ी बेचता हुआ वहाँ आया। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। शालिनी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। चूड़ी वाले को देख खुद को वो रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, ए चूड़ी वाले भैया, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा देना। ये लीजिए मैडम, एकदम नए डिजाइन की सुंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। शालिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्यों री, तुमको समझ नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें नई चूड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मेरी सारी चूड़ियाँ घर के काम काज करने में टूट गई है। एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं बची मेरे पास। वैसे भी तुम चूड़ियाँ पहनकर कौन सा विदेश जा रही हो? चलो चूड़ी वाले भैया, यहाँ से आगे निकल जाओ। ले लेने दीजिए ना ये चूड़ियाँ, इन पर बहुत जचेगी। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? रहने दीजिए भैया,
मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। इतना कहकर शालिनी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है और मनोरमा भी वहाँ पर चली जाती है। तभी चूड़ी वाला वे चूड़ी शालिनी की खिड़की पर रख वहाँ से चला जाता है। मनोरमा खिड़की पर चूड़ी रखा देख उसे अपने पास रख लेती है। कुछ दिनों बाद शालिनी की माँ आती है। क्या बात है शालिनी, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या बताऊं माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही हमारे घर में बनती है। तभी वहाँ मनोरमा जाती है। हाँ, क्यों नहीं, यहाँ के साग सब्जियों से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बेटी को खिलाने के लिए सब्जी लेकर आती अपने गांव से। बहन जी, मैं अपने खेत की सब्जियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ ये तो कई दिनों से बासी लग रही है, पर कोई बात नहीं, अब आप लेकर ही आई है तो हम रख लेते हैं। मनोरमा सब्जियों की टोकरी लेकर रसोई में चली जाती है और ताजे लाल टमाटर को खाने लगती है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें इस घर में ब्याहकर। अब यही मेरा घर है माँ, मैं ठीक हूँ। रेखा अपनी बेटी का ससुराल में हालत देख बहुत चिंता में पड़ गई थी, लेकिन शालिनी के कहने पर वे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी के कारण शालिनी बेहोश हो जाती है। मनोरमा शालिनी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी चढ़ाना होगा। यह कुछ दवाइयाँ हैं, देते रहिए। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 500-800 रुपए होंगे। डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही मनोरमा दवाई की पर्ची फाड़कर फेंक देती है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम के 500,000 रुपए, ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। पानी तो लोग ऐसे भी पीते हैं ना। मनोरमा शालिनी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन शालिनी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को बुला लीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी मर जाऊंगी। तुम्हें मेरा इलाज पसंद नहीं तो मैं तेरी माँ को बुला देती हूँ। मनोरमा फोन कर रेखा को बुला लेती है। रेखा शालिनी को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ उसका अच्छे डॉक्टर से उपचार करती है। एक दिन रेखा मनोरमा के घर आती है। हाय रे, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तेरे घर में अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजा। तेरी वजह से उसकी जान चली गई। क्या? शालिनी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से उसका सही वक्त पर इलाज ना हो पाया। मैं नहीं चाहती कि तेरा साया भी उस पर पड़े, वरना तुम मेरी बेटी के शव के ऊपर चढ़े फूलों की भी कीमत लगाने लगोगी। मनोरमा वहीं रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी कंजूसी के कारण बेचारी मेरी बहू की जान चली गई है। मैं आपसे कंजूसी नहीं करूंगी। तभी शालिनी वहाँ जाती है। शालिनी को देख मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसे गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेटा, मैं अब से कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। हमें आपको यही समझाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। मनोरमा ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।